दोस्तों यूपीएससी अक्सर ऐसे अब सवाल पूछ रहा है, पर्टिकुलरली एसए में, जो कि एक कोट लिखा होता है, एक पॉलिटिकल कोट या फिलोसॉफिकल कोट लिखा होता है, उस पर वो बोलते हैं कि एसए लिख के दिखाइए। तो मैं ये किताब पढ़ रहा था 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉलिटिक्स के जो विशेषज्ञ हुए, पर्टिकुलरली जैसे आप देखिए एरिस्टोटल हुए या सोक्रेटिस हुए, है ना, उसके वो तो चलो पुराने हो गए। इवन कि जैसे 2013-14 की बात करें, जो बुक्स आई हैं बहुत सारी, जैसे एड्रियन वुलरिच वगैरह की, तो उन सब की अगर जो बुक्स की इतिहास को ये ट्रेस करती है किताब, मैं इसका नीचे लिंक लगा दूंगा, आप उस पर जाके खरीद भी सकते हैं इस किताब को। लेकिन उसके पहले मैं सोच रहा था कि अगर एसए के पर्सपेक्टिव से यहाँ इतने सारे कोड्स हैं, तो मैं अगर आपके साथ ही शेयर करूं, शायद आपकी थोड़ी बेहतर मदद हो जाए एसए में आपका स्कोर जो रेस करने में। ओके, सबसे पहले दोस्तों शुरू करते हैं एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने किताब लिखी पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स में पर्टिकुलरली वही कि यहाँ पे कोट आया, बहुत ही बढ़िया कोट है ये, ऐसे में यूपीएससी ऐसे लग रहा था मुझे कि साक्षात ही उठा के पूछ सकता है। वो कहते हैं, गवर्नमेंट बाय अ डेस्पॉट और टायरेंट वाज नॉट सो मच अबाउट पॉलिटिक्स बट अबाउट रूल। ये बता रहे हैं, देखो इतने 2000 साल पहले अगर एरिस्टोटल लिख देते हैं, वो कह रहे हैं जो सरकार तो डेस्पॉट या टायरेंट मतलब तानाशाह भी चलाते हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स, उनको सरकार चलाने से कुछ नहीं है, उनको सिर्फ शासन करना है, रूल करना है। तो इस पे आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकता है कि सरकार चलाना जो गवर्नेंस नहीं होती, गवर्नमेंट में बैठना गवर्नेंस नहीं होती, वो रूल करना भी हो सकता है, तानाशाह भी रूल करता है। ठीक है, इस पे आपको लिखने के लिए आ सकता है। और अगर यहाँ पे जैसे और भी अगर मैं आपको चीज़ें दिखाऊं, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा था मैं। देन यहाँ पर जैसे आपको जैसे दिखता है कि मतलब इसमें मैं ध्यान नहीं दूंगा, वैसे लॉर्ड एक्टन ने कहा था पावर टेंड्स टू करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, है ना। ये चलो इस पर यूपीएससी पूछ चुके हैं। अब यहाँ पर ना एक इंपॉर्टेंट कोट है, ये लॉर्ड एक्टन का ही कोट है, ये लिबर्टी पर है। लिबर्टी मतलब जो हमें, अगर हम बात करें आप और मैं, अगर हम कुछ अभिव्यक्ति मतलब कुछ कह सकते हैं, या हम अगर कहीं जाके रह सकते हैं, हम कुछ भी बात हम जो कहते हैं अगर उस पर रिएक्शन भी दे सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। तो लॉर्ड एक्टन कहते हैं कि ना, लिबर्टी इज़ अ डेलिकेट फ्रूट ऑफ अ मैच्योर सिविलाइजेशन। तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इंसान को यहाँ पहुँचने के लिए, ऐसे ही नहीं मिल गई मुफ्त में लिबर्टी। चलिए, है ना, ये इस पर और बात आती है टोटलिटेरियनिज्म वगैरह पे, वहाँ नहीं जाऊँगा मैं। अभी यहाँ पे ना इमानुएल कांत का कोट है, बहुत बढ़िया कोट, ये एस्से एथिक्स में भी कोट किया जा सकता है। ये कांत कहते हैं, नोबडी मे कंपेल मी टू बी हैप्पी इन हिज ओन वे। बहुत ही सॉलिड कोट है कि कोई भी मुझे मजबूर नहीं कर सकता उसके तरीके से खुश होने के लिए, कि आपको, मुझे लगता है कि इस तरह कीजिए आपको खुशी मिलेगी, तो आपको मैं ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। आपकी अपनी लिबर्टी है, आपको अपनी पूरी आज़ादी है, जिस तरह से आपको खुशी मिलती है आप उस तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज कि वो मेरे पर्टिकुलर जीवन पर इम्पैक्ट नहीं डालता, मुझे हानि नहीं पहुंचाता, आप अपना जीवन जीते रहें। ठीक है, तो ये जैसे ना ट्रांस जो आप देखते हैं, एलजीबीटी की पूरी जो डिबेट चलती है, उसमें इसको कोट किया जा सकता है। ओके, देन आपने यहाँ पे कोट है, और ये कार्ल पॉपर है, इसको हम सोशियोलॉजी एक्सेट्रा में भी बहुत पढ़ते हैं। कार्ल पॉपर कह रहे हैं कि ना, जैसे अगर बहुत ही यहाँ सिंपल सी बात कहते हैं कि ना, कोई ऐसे राम राज्य, यूटोपिया, है ना, ऐसी चीज़ वगैरह बना पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ना बहुत सरल सी बात कहते हैं, बहुत ही सरल सी बात। वो कह रहे हैं कि ना, जो हमारे आजकल की जो हमारे जो सबसे बड़ी जो ट्रबल है, आवर ग्रेटेस्ट ट्रबल्स come from our impatience to better the lot of our fellows। वो कह रहे हैं हमें ना सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या आती है पूरे जीवन काल में, हम चाहते हैं कि जो मेरे सामने वाला है वो एक अच्छा इंसान बन जाए, वो सुधर क्यों नहीं रहा, उसको मैं सुधार के रहूँगा, उसको अपनी बात मना के रहूँगा। तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हमारी जो सबसे बड़ी ट्रबल्स ही वहीं से आती हैं, फ्रॉम आवर इम्पेशेंस टू बेटर द लॉट ऑफ आवर फेलोज। हम अपने दोस्तों, आसपास वालों को, अपने फेलो नागरिकों को चाहते हैं कि इस तरह से जियो। और जब कोई तानाशाह बन जाता है, तानाशाह कहता है कि मैं बताऊंगा कैसे जियोगे आप, है ना, तो ये कोट आ सकता है, उस कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा इसको। ओके, देन यहाँ पर वैसे जॉर्ज ऑवेल ने बहुत ही बढ़िया किताब लिखी थी, एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म वैसे 1948 के बाद लिखी गई थी शायद, है ना, 50s में लिखी गई थी। तो एनिमल फार्म में ना, जैसे अब यहाँ पे एक बात कहते हैं, अगर आप देखें 1945 में लिखी गई थी एनिमल फार्म। तो एनिमल फार्म में जॉर्ज ऑवेल एक बात कहते हैं कि जिस तरह से ना, जैसे जो स्टालिन के बारे में पता लगा कि यूएसएसआर को कैसे चला रहे हैं वो, तो वहाँ पर कहते हैं कि ना इक्वालिटी वगैरह का आइडिया ना ग्रेजुअली ट्विस्ट हो गया। जैसे यूएसएसआर वगैरह बनाया गया था, इस तरह से बनाया गया था कि जो सभी नागरिक सेम होंगे, सभी मेहनत करेंगे, और सभी मेहनत करके जो भी आएगा उसको मिल बांट के खाएंगे, है ना, ऐसे कुछ एक सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट एक कॉन्सेप्शन रखी वहाँ पे, कार्ल मार्क्स वगैरह के राह पर चाहते थे चलना। ओके, लेकिन अंत में जैसे वो देखते हैं, जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं कि इवन उस शासन में भी, स्टालिन वाला जो रशिया था, यूएसएसआर था, उसमें भी इनइक्वालिटी इतनी आ गई थी, जो शासक थे, जो पावर में थे, वो अच्छी चीज़ें एंजॉय करते थे, बाकी नहीं करते थे।
एनिमल फार्म में भी वही दिखते हैं। एनिमल फार्म आप पतली सी किताबें पढ़िएगा, बहुत ही मजेदार किताब है, मैं उसका भी नीचे लिंक लगा दूंगा, मजा ही आ जाएगा आपको पढ़ के। यूपीएससी की जो तैयारी में आपको सिर्फ जिंदगी के 2-3 घंटे लेके जाएगी वो। ओके, वो एनिमल फार्म में लिखते हैं, अंत में ना जैसा होता है कि उसमें ना कुछ पिग्स होते हैं, पिग्स सारी के सारी पावर हथिया लेते हैं एक पूरे एनिमल फार्म की, और पहले तो बोलते हैं कि हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन फिर वो आपके लिए नहीं लड़ते वो नजर आते, वो अपने लिए ही लड़ रहे होते हैं, अपने आप को पावर कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। तो एंड में ना वो जैसे लिखते हैं कि पहले तो लिखते हैं कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल, शुरुआत यहां से होती है, ऑल एनिमल्स आर इक्वल, अंत में लिख देते हैं बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, है ना। आप ये देखते हैं, ये बातें बहुत जगह आपको नजर आएंगी कि किसी किसी को खास सिक्योरिटी मिल रही होती है, किसी किसी को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल जाती है, किसी कास्ट को, किसी रीजन को, किसी रिलीजन को, है ना, किसी के आपको अगर किसी के कॉन्टैक्ट्स हैं, तो इस तरह से ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स। बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट। ओके, जो तो ये जॉर्ज ऑरवेल की स्टेटमेंट है, आप इसको लिख के अपने बात में थोड़ा सा दम भी ला सकते हैं, जैसे कि आपको लगे रेलिवेंट वैसा आप उसको यूज कीजिएगा। ओके, देन आप 10-11 स्टेटमेंट्स हैं, शायद 3-4-5 हो गई हैं। ओके, एक और यहाँ पर अब वो कह रहे हैं, जैसे सॉल एलिंस्की थी, वैसे मैं उसको मैं चाहूंगा डिटेल में जाना। सॉल एलिंस्की ने लिखा कि ना कि सिर्फ जो गरीब है, गरीब ही है ऐसा जिस पर अत्याचार हो रहे हैं, जब तक गरीब हथियार नहीं उठाएगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो ये जो रूल्स फॉर आर्टिकल्स की किताब लिखते हैं, तो लिखते हैं दे कैन बी नो डार्कर और मोर डेवास्टेटिंग ट्रेजेडी देन द डेथ ऑफ मैन्स फेथ इन हिमसेल्फ एंड इन हिज पावर टू डायरेक्ट हिज फ्यूचर। कि इंसान की मृत्यु तो एक दिन होनी है, वो होनी है, उसके पहले अगर उसका खुद में विश्वास खत्म हो गया, खुद की फ्यूचर में विश्वास खत्म हो गया, तो उस दिन इंसान जीते जी मर जाता है, ऐसी बात कर रहे हो। ओके, देन अब हैंस मॉर्गेनथाउ की बात करते हैं। तो ये पर्टिकुलरली जैसे लिखते हैं जो वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद 1945 के बाद लिखते हैं, 1948 में किताब लिखते हैं, और ये लिखते हैं पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। इनको पता चल चुका है कि यूएसए और रशिया के बीच में जो अभी जो भी चलेगी वहाँ पे ना, जो टसल चलेगी, बैटल चलेगी, टग ऑफ वॉर होगा कि कौन अच्छा, यूएसए अच्छा, यूएसएसआर अच्छा, ना ये चलेगा। तो अभी इस जद्दोजहद में वो लिखते हैं कि ना वो ये रियलिस्ट हैं, रियलिस्ट मतलब कि कोल्ड वॉर रियलिस्ट माना जाता था इनको, कि वो अब यहाँ पे लिखते हैं कि ना मोटिव फॉर पॉलिटिकल एक्शन, बहुत ही बढ़िया, प्लीज ध्यान से सुनना, मोटिव फॉर पॉलिटिकल एक्शन इज ऑलवेज वन ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। वो कह रहे हैं सिर्फ 3 ही तरीके से इंसान कोई भी पॉलिटिकल एक्शन लेता है। पहला वो कह रहे हैं टू कीप पावर, सत्ता में आने के लिए, टू इंक्रीज पावर, सत्ता को बढ़ाने के लिए, और टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, ये दिखाने के लिए मैं सत्ता में हूं। बहुत ही बढ़िया, टू कीप पावर, टू इंक्रीज पावर, टू डेमोन्स्ट्रेट पावर, हैंस मॉर्गेनथाउ की ये स्टेटमेंट, और इसको यूज कीजिए आप जहां पे आपको लगे कि ना ये इस तरह से हैंस मॉर्गेनथाउ ने समझा। ऐसे वगैरह में अगर आप एक आधा कोई नाम ड्रॉप करते हैं तो कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आइडियाज तो ड्रॉप किए जाते ही हैं। ओके, देन यहां पर इसीलिए बोलते हैं कि कोल्ड वॉर रियलिस्ट थे पर्टिकुलरली, और वो उनको पता था कि कोल्ड वॉर में होगी जो खींचातानी चलेगी कुछ ना कुछ। ओके, ठीक है, देन यहाँ पर कुछ हंटिंगटन आते हैं, फिर हंटिंगटन बोलते हैं कि नहीं सर दुनिया में अलग कुछ बात चलेगी, उस पर हम नहीं जाएंगे अभी। ओके, थोड़ा वापस लेके जा रहा हूँ मैं आपको चर्चिल एंड चेम्बरलेन में। चर्चिल आपको पता है जब जंग चल रही थी 1940s में, 39-40s में, तो ये प्रधानमंत्री बने थे ब्रिटेन के, और भारत में बहुत भयंकर सूखा भी पड़ा था। तो उस भयंकर सूखा को इन्होंने बहुत सारी जो ग्रेन्स थे ग्रीस की तरफ डाइवर्ट कर दिए थे। बंगाल में लाखों या शायद करोड़ों लोग मारे गए थे क्योंकि इन्होंने ग्रेन्स डाइवर्ट कर दिए थे, भारत के लिए जो ग्रेन्स थे। तो इसलिए भारत में तो इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझा जाता चर्चिल को, तो इनके कोट्स को भी थोड़ा ठीक से आप अकॉर्डिंगली ही यूज़ कीजिएगा जहाँ पे लगे। अब लेकिन चर्चिल पर्टिकुलरली जो ब्रिटेन को, अदरवाइज जो ऐसा माना जाता है कि चर्चिल ने कैसे रेजिस्ट किया हिटलर को, अगर इसको स्टडी करते हैं तो चर्चिल कह रहे हैं कि शायद ना एक चीज़ है, चर्चिल इतिहासकार थे, हिस्टोरियन थे, हिस्ट्री पढ़ते थे, उनको थोड़ा सा इस बात का अंदाज़ा था कि कंटिन्यूअसली अगर हिटलर जो काम कर रहा है वो पूरे यूरोप पे राज करना चाहता है, और इतिहास में ऐसे बहुत से लोग आ चुके हैं, नेपोलियन आ चुका था, तो जो कि चाहते थे पूरे के पूरे यूरोप पे राज करना, तो कहते हैं हिटलर भी शायद वही है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं हिटलर चाहे ज्यूज का नाम ले रहा है, जैसे मर्जी कर रहा है, लेकिन हिटलर पूरे यूरोप पे राज करना चाहता है, एक ना एक दिन इंग्लैंड के पीछे भी आएगा। तो खुद को प्रिपेयर करते जा रहे थे, और क्योंकि इतिहासकार थे, शायद हिस्ट्री सीख रहे थे। ओके, अब एक ना जैसे अब एक बहुत ही एक मेजर एक मिलिट्री जनरल रहे जिनका नाम है कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज। ठीक है, तो कार्ल वॉन क्लॉसविट्ज ने भी किताब लिखी ऑन वॉर। मैंने अब ये ऑन वॉर पे रिसर्च करी, तो ऑन वॉर के बारे में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सी मैं चीजें लेकर आया, जिसको जैसे देखो जंग भी चलती रहती है हमारे देश में, दुनिया में, सॉरी, है ना, जैसे यूक्रेन रशिया युद्ध देखते रहते हैं, कोई ना कोई जंग तो चल रही होती है, तो ये कोट भी आ सकता है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब कार्ल वॉन जो क्लॉसविट्ज हैं बोलते हैं
कि जंग जीतने का राइट तरीका क्या होता है, और रादर ना यूपीएससी प्रिपरेशन में इसको यूज करके देखिएगा, बहुत ही बढ़िया है। जो क्लॉसविट्ज लिखते हैं कि, और क्योंकि क्लॉसविट्ज को फॉलो करते थे चर्चिल, क्लॉसविट्ज आए थे 17वीं 18वीं सदी में, और चर्चिल तो आपको पता है 1945-40 की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो 100 साल पहले की बात, जो इतिहास, जैसे चर्चिल ने जो क्लॉसविट्ज से बहुत कुछ सीखा। क्या सीखा, ये बहुत बढ़िया स्टेटमेंट में यहाँ लिखा हुआ है। क्लॉसविट्ज कहते हैं एमेच्योर्स फोकस ऑन स्ट्रैटेजी, एक्सपर्ट्स ऑन लॉजिस्टिक्स। ब्रिलियंट स्टेटमेंट। जो बच्चे होते हैं ना छोटे मोटे, है ना, एमेच्योर, वो स्ट्रैटेजी की बड़ी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ये करेंगे वहाँ अटैक। जो एक्सपर्ट होते हैं वो लॉजिस्टिक पर, कि कहाँ से सामान आएगा, कहाँ से हम उनको घेरेंगे, और घेरते हुए जो ये शिप्स होंगी, शिप्स के अंदर क्या क्या बारूद होगा, एटसेट्रा, है ना। तो लॉजिस्टिक्स जो टू द टी एकदम डिटेल में जाके जो चीज़ें कर सकते हैं वही एक्सपर्ट्स हैं। क्लॉसविट्ज कहता है वही जीतेंगे जंग। बड़ी बड़ी बातें, उसको वहाँ घेर लूंगा, उसको ये कर दूंगा, तो बहुत लोग करते हैं। एक्सपर्ट दे फोकस ऑन लॉजिस्टिक्स। ओके, अब क्लॉसविट्ज की एक और स्टेटमेंट है, मैं नीचे लिख के रखी है आपके लिए, आपको शायद यहाँ दिख जाए। तो क्लॉसविट्ज कहते हैं, मैं यहाँ पे वैसे आपको मैं रीड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो वॉर की थ्योरी देते हैं और किताब लिखते हैं अपनी ऑन वॉर, तो ऑन वॉर में जैसे क्लॉसविट्ज बोलते हैं, वॉर इज नॉट मियरली अ पॉलिटिकल एक्ट, कि वॉर कोई पॉलिटिकल एक्ट जैसे मात्र, इसको ऐसा मत समझना कि सिर्फ पॉलिटिकल एक्ट है कि उसने उस पर जो युद्ध छेड़ दिया उस पर, है ना, और वहाँ ऐसा कुछ हो गया, नहीं, सिर्फ इतना नहीं है। कहते बट अ रियल पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, कहते जंग एक इंस्ट्रूमेंट है पॉलिटिक्स को दुनिया में दिखाने का। अ कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल इंटरकोर्स, की दिखाने का कि हम नहीं सहेंगे अपने ऐसे पड़ोसी मुल्क की जातियां, हम नहीं सहेंगे ओवरऑल अपनी आइडियोलॉजी के साथ छेड़छाड़, हम लड़ेंगे। ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट से भी ज्यादा है। एंड वो लिखते हैं कि वॉर इज अ कैरिंग आउट ऑफ द सेम बाय अदर मीन्स, जैसे मर्जी करके आप अदर मीन्स के थ्रू भी आप जो लोगों को मरने भी भेज सकते हैं और बहुत सारा असला बारूद भी इकट्ठा कर सकते हैं, जस्ट दिखाने के लिए कि आपका पॉलिटिकल आइडिया या फिर आपकी पॉलिटिक्स किस तरह की है। तो ये इसलिए बोलते हैं कि इसको सिर्फ और सिर्फ जंग को दो देशों के बीच में तनातनी नहीं समझना चाहिए, पॉलिटिक्स का भी एक तरह से रिफ्लेक्शन होता है। ये बहुत बढ़िया बात है, आपको नजर आएगी, आजकल भी हमें नजर आती है कि हम अपने पड़ोसी मुल्क के साथ किस तरह से हमारा बर्ताव रहता है, कैसे रहता है। तो आपको ये बिल्कुल सब नजर आएगा कि ये सब पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे ही होती हैं वॉर्स। ओके, देन अब ना यहाँ पर ना एक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं जो पॉल कीटिंग्स, उनका भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है। वो कहते हैं गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स, है ना। मुश्किल स्टेटमेंट है, इसको आप डिफेंड कर पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अमर्त्य सेन इसका उल्टा बोलते हैं। अमर्त्य सेन इसका वैसे उल्टा क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जो पॉलिसीज फॉर पुअर आर पुअर पॉलिसीज, है ना, अपने हम उसमें बताते हैं पॉलिसीज फॉर पुअर आर पुअर पॉलिसीज। वो कह रहे हैं जो गरीब के लिए पॉलिसी बनाई जाती है, अमर्त्य सेन कहते हैं वो जनरली बेकार पॉलिसी होती है, क्योंकि गरीब को दिमाग में रखकर एक इमेजिनेशन को, एक इमेज को दिमाग में रख के बनाई जाती है, गरीब से बात वगैरह करके नहीं बनाई जाती। क्योंकि जैसे मान लो कोई अफसर वगैरह बैठ के बना रहे हैं, वो तो अपने अपने दफ्तरों में बैठ के आराम से बैठ के बना रहे हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि पॉलिसीज फॉर पुअर आर पुअर पॉलिसीज, है ना, अमर्त्य सेन। लेकिन अब जो पॉल कीटिंग ऑस्ट्रेलियन प्रधानमंत्री की बात सुनना जरूरी है। वो कह रहे हैं गुड पॉलिसी इज गुड पॉलिटिक्स। बिल्कुल यूपीएससी का सवाल नजर आ रहा है मुझे। वो कह रहे हैं कि ना जो ये लिखते हैं, अब जो पॉल कीटिंग लिखते हैं प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के, तो वो लिखते हैं कि लोग देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी लॉन्ग लास्टिंग बदलाव लेकर आएगी, कौन सी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स में अभी इलेक्शन जीतने के लिए ली गई है। तो कहते हैं लोग देख सकते हैं, इसीलिए अगर आप कोई ऐसा रिफॉर्म भी लेकर आते हैं जो कि शायद अभी आपको दर्द दे रहा है, पेन दे रहा है जनता को, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग आपको विक्ट्री दिला सकता है, क्योंकि लोग समझते हैं, ऐसा मानते हैं ये जो हमारे पॉल कीटिंग, कि लोगों को क्लियरली दिखता है लोग इंटेलिजेंट हैं, लोग बेवकूफ नहीं हैं। ठीक है, ओके। देन अब यहाँ पर ये वाले जो आप यूज कर सकते हैं जगह जगह पर, आपको अगर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स का यूज हो, ठीक है, तो लिखते रहना, आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है, ओके। देन आखिरी हम कुछ पहुंच गए हैं टुवर्ड्स द एंड। अब यहाँ पर एरिस्टोटल की रिपब्लिक की बात दोबारा कर रहा हूँ एक बारी। अब वो कह रहे हैं कि ना डेमोक्रेसी बेटर क्यों है। अभी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, यहाँ पर आएगा मजा भी आपको। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए हो डेफिनेटली, और आपको रिवॉर्ड मिलना चाहिए ना, तो यहाँ पर है ना कि आपको कुछ अच्छे अच्छे स्टेटमेंट्स मिलने चाहिए, एग्जाम में नंबर दिलाएं। तो अब जो एरिस्टोटल कहते हैं कि ना जो अगर थोड़ा सा मुट्ठी भर पानी होगा ना, मुट्ठी भर पानी को खराब करना बड़ा आसान है, लेकिन ज्यादा सारा पानी होगा, तालाब होगा, समुंदर होगा, तो उसको खराब कर पाना मुश्किल है। तो इसीलिए लिखते हैं many are more incorruptible than the few, है ना, many are more incorruptible than the few, they are like great quantity of water which is less easily corrupted than a little। तो कह रहे हैं इसीलिए अगर डेमोक्रेसी होगी, ज्यादा सारे लोग होंगे जो कि डिसीजन मेकर होंगे, डेफिनेटली उनको करप्ट कर पाना, उनको जो
खरीद पाना या उनके दिमाग में बुरे विचार भर पाना मुश्किल होगा। थोड़े से लोगों को तो आसान है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसीलिए टिरेनी या ओलिगार्की मतलब जहां थोड़े से लोग रूल करते हैं, उससे कहीं बेहतर है हमारी डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसलिए एरिस्टोटल कहते हैं। एंड एडमंड बर्क भी इसको कोट करते हैं। एडमंड बर्क में दोस्तों पता कौन था? आपने सुना नहीं होगा एडमंड बर्क का, शायद सुना भी हो सकता है, हिस्ट्री पढ़ी आप सबने, जिन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स को इम्पीच किया था, है ना। वॉरेन हेस्टिंग को जो उन्होंने कुछ तो जो करप्शन वगैरह चार्जेस थे उनके वापस गए थे, तो उनको इम्पीचमेंट हुई थी। बाद में आपको शायद पता हो वॉरेन हेस्टिंग ने खुद को जो फांसी भी लगा ली थी शायद, है ना। तो जो एडमंड बर्क थे उन्होंने ही यूके में बैठ के उनको इम्पीच किया था कि उन पर इल्जाम लगाए थे कि आपने करप्शन किया बहुत ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी में, को जो मिस यूज़ किया आपने। ओके, तो अब एडमंड बर्क क्या कहते हैं? एडमंड बर्क भी एरिस्टोटल को कोट करते हुए यही कहते हैं कि सरकार सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं होती या सिर्फ जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, है ना। सरकार सिर्फ वही नहीं है, सरकार उससे बहुत ज्यादा है। सरकार एक पार्टनरशिप है। ब्रिलियंट लाइन है, ध्यान सुनना। सरकार एक पार्टनरशिप है बिटवीन दोज हु आर लिविंग, है ना, जो भी जिंदा हैं, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न, जो अभी पैदा होंगे। इन्वायरमेंट में सोचो इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। अभी अगर आप बोलो सर मैं तो चला हवा पानी खराब करके मैं तो पृथ्वी को नुकसान पहुंचाऊंगा, अरे भाई जो आगे आने वाली जनरेशन हैं वो कैसे जिएंगी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कैसे होगी? वो कह रहे हैं इसलिए सरकार सिर्फ आजकल जो जी रहे हैं उनके तक सीमित नहीं होती। सरकार वादा है जो उन लोगों पे भी जो जा चुके हैं, जिन्होंने कोई आइडियाज दिए थे, जिनके आइडियाज पे हमें खरा उतरना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स हमारे हैं, है ना, जिन्होंने कुछ लिख के दिया था, इक्वालिटी लेकर आनी है, कास्ट सिस्टम को हटाना है ना, या कास्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स लेकर आने हैं, जो भी बात जैसे की थी, एंड जो फ्यूचर में आएगा उन सबको भी दिमाग में रखना है। ब्रिलियंट स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसमें तो इसलिए मैं पढ़ रहा था किताब, मुझे लग रहा था कि अरे क्या मजा ही आ गया। ठीक है, ओके। देन अब यहां पर अब ये आखिरी में हम थोड़ा आ गए हैं कि जैसे अब यूएस के जो फाउंडिंग फादर्स कहते हैं, जैसे जेम्स मैडिसन वगैरह, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह लिखने में बहुत कंट्रीब्यूशन दिया, तो जेम्स मैडिसन भी कहते हैं कि ना देखो ये सिंपल सी बात है, और यूपीएससी का क्वेश्चन है ये दोस्तों, इफ मेन वर एंजल्स नो गवर्नमेंट वुड बी नेसेसरी। अगर इंसान जो एंजल्स होते, जो खुदा के भगवान के भेजे हुए बंदे होते, या भगवान के भेजे हुए जो एकदम अच्छे मानव होते, अच्छे पुरुष होते, तो सरकारों की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन इंसान ऐसा नहीं है, इंसान सेल्फ इंटरेस्ट में काम करता है, इसीलिए सरकारें जरूरी हैं। ठीक है, इसलिए सरकारें जरूरी हैं। तो इसलिए मल्टीपल जगहों से देखा गया। इनफैक्ट ऑरवेल को दोबारा कोट कीजिएगा, ऑरवेल भी यही कह रहे थे कि ऑल एनिमल्स आर इक्वल बट सम एनिमल्स आर मोर इक्वल देन अदर्स, है ना, कि नहीं हम तो चलो सरकार में आ गए, हमें तो थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए होगी, है ना। ओके, अब फ्यूचर की बात है कि फ्यूचर वालों को लेके पॉलिटिक्स में क्या क्या लिखा गया। अब यहां पर जो एक पर्टिकुलर चीज को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ना जो 2014 में पर्टिकुलरली किताब लिखी गई द फोर्थ रेवोल्यूशन में अब जो दो राइटर हैं, जैसे वो लिखते हैं, जैसे जॉन मिकलथ्वेट एंड एड्रियन वुलरिच, ठीक है। तो एड्रियन वुलरिच एंड जॉन मिकलथ्वेट एक सिंपल सा आइडिया देते हैं। वो कह रहे हैं कि ना जैसे पहले ना जैसे टेंडेंसी हुआ करती थी कि सरकार को, जैसे थोड़ा 1970s 80s में जब मार्गरेट थैचर वगैरह जो थे उन्होंने, और जो रोनाल्ड रीगन वगैरह, कि ना स्टेट को छोटा करो, सरकार इतनी बड़ी सरकार नहीं चाहिए होती हमें, छोटी सरकार इज फाइन, सरकार छोटी सरकार ठीक है ना, बाकी सब काम प्राइवेट को दे दो, लोगों को इतना एम्पावर कर दो, वेलफेयर स्टेट बहुत ज्यादा हमें नहीं चाहिए। ठीक है, लोग एम्पावर्ड होंगे, अपने आप खाएंगे पिएंगे, अपने आप जो प्राइवेट कंपनी से खरीदेंगे, प्राइवेट कंपनी का भी जो राइज होगा, जनता का भी भला होगा, है ना, अपने प्रोडक्ट्स पहुंचते रहेंगे। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि ना 2014 में मिकलथ्वेट और वुलरिच लिखते हैं पर्टिकुलरली कि ना स्टेट की एक टेंडेंसी है, सरकारों की एक टेंडेंसी है, वो बढ़ती ही जाती है, ग्रो करती रहती हैं। और कहते हैं कि ना जैसे पहले सरकार, गवर्नमेंट यूज टू बी एन ओकेजनल पार्टनर इन लाइफ, कभी कभी, है ना, कि अरे किसी की लड़ाई हो गई या उस पर किसी ने इल्जाम लगा दिया तो सरकार के पास जाते थे, है ना। गवर्नमेंट यूज टू बी एन ओकेजनल पार्टनर इन लाइफ, टुडे इट इज एन ओमनी प्रेजेंट नैनी की जैसे दिख रहा है, अरे ये मत करो, अरे वो नहीं कर सकते, अरे यहाँ चलो, राइट में चलो, लेफ्ट में चलो, ये मत खाओ, वो मत पियो, है ना। सरकार सब कुछ बताती जा रही है। टुडे इट इज एन ओमनी प्रेजेंट नैनी। तो कह रहे हैं इसी पर्टिकुलर चीज को दिमाग में रखकर ही हमें पॉलिसीज भी डिजाइन करनी होंगी, हमें सरकारों का फ्यूचर डिजाइन करना होगा। लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि सरकार आपके लिए होगी, हर पल खड़ी होगी। एट द सेम टाइम सिक्योरिटी एंड सर्वेलांस पे डालकर देखना कि सरकारें अगर इल्जाम लगते हैं कि किसी का फोन टैप हो रहा है, किसी की मेल पढ़ ली, व्हाट्सएप चैट पढ़ ली, तो सरकारों पे इल्जाम भी लगते हैं। वो कह रहे हैं हमने सिक्योरिटी के लिए किया ऐसा, है ना। कहाँ वो बैलेंस आता है, तो वो जरूरी है। ओके, अंत में
अब जैसे फुकुयामा किताब लिखते हैं एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, तो उसमें फुकुयामा में जैसे अब वो किताब में जैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर 1992 में लिखते हैं जब जो यूएसएसआर का फॉल हो जाता है उसके बाद लिखते हैं, वो कह रहे हैं कि ना जैसे अब जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, है ना, जैसे यूएसए की जीत की तरह जैसे वो देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज उनकी भी प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया तरह से बताते हैं उनकी प्रॉब्लम है क्या। वो कहते हैं उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इनकम्प्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। वो कह रहे हैं जो लिबरल डेमोक्रेसीज ने दो ही काम पूरे करने थे वो दोनों पूरे नहीं कर पा रही, इकट्ठे सेम टाइम पर पूरे नहीं कर पाती। इनकम्प्लीट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्विन प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, लिबर्टी इक्वालिटी एक ही टाइम पर वो पूरे नहीं कर पा रही, एक पूरा होता दूसरा पूरा नहीं होता। इसी कारण से अब हम आगे देखते हैं कि जैसे वो खुद भी लिखते हैं कि नई नई तरह की कंट्रीज, फॉर एग्जांपल चाइना जहां पर डिक्टेटोरियल टाइप सिस्टम दिखते हैं, सिंगापुर जहां पे ऑटोक्रेटिक डिक्टेटोरियल सिस्टम दिखते हैं, उनका राइज हो रहा है। वो कहते हैं चलो वक्त बताएगा कि कहां जाएंगे। सिंगापुर में कहते हैं पर्टिकुलरली जो रूल ऑफ लॉ की प्रोटेक्शन हो रही है एंड करप्ट नहीं होने दिया जाता, भ्रष्ट नहीं होने दिया जाता उनके सिविल सर्वेंट्स को। सिविल सर्वेंट्स वहां पर जनता के लिए काम करते हैं, इसी कारण वो कह रहे हैं कि वो सरकारें लिबर्टी एंड एट द सेम टाइम इक्वालिटी के साथ साथ अच्छी जिंदगी भी दे पा रही हैं। शायद ये वेस्टर्न मॉडल का एक ऑल्टरनेटिव जैसे नजर आता है, ठीक है। लेकिन कितना जरूरी है लिबर्टी, कितना जरूरी है डेमोक्रेसी, इसके बारे में बात चलती रहेगी। अंत में दोस्तों ये लास्ट है जिसमें कंक्लूजन टाइप एक बात लिखी है, गवर्नमेंट नीड्स, जो गवर्नमेंट है आज की उनको बोलते हैं कि ना आपको पर्टिकुलरली थोड़ा सा सोचना होगा, यू नीड टू रिफ्लेक्ट द रियलिटीज ऑफ ह्यूमन नेचर, कि लोगों को आप सिर्फ जो दैट यू कैन नॉट सी पीपल एज जस्ट कंज्यूमर्स, लोग सिर्फ कंज्यूमर नहीं होते कि अच्छा ये वोट दे दिया बस मेरा काम पूरा सरकार कह रही है, नहीं नहीं, अरे नहीं, कंज्यूमर नहीं है। एंड अगर आप चाहते हो कि इंसान सरकार के साथ जुड़ा रहे, सरकार का शुक्रिया भी अदा करे, ग्रेटफुल टू अ स्टेट, तो सरकार को उसको सिर्फ और सिर्फ अच्छा नहीं करना, वेल ऑफ, है ना, इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं करना, फिजिकल सिक्योरिटी भी देनी है, रिकग्निशन ऑफ देयर डिग्निटी भी होनी चाहिए कि उस इंसान को इज्जत भरी जिंदगी, पेट भरी जिंदगी और सिक्योरिटी सब कुछ देना होगा, तभी ही वो इंसान एक अच्छा, एक पूरा जीवन जो जिसको बोलते हैं थोड़ा सेटिस्फाइड लिविंग कर सकता है और कंट्रीज को ग्रो करा सकता है। फरीद ज़कारिया एटसेट्रा वगैरह सब यही बोलते हैं अल्टीमेटली कि यूएसए वगैरह जो भी हैं ये एम्पायर के जैसे नजर आते हैं और हर एम्पायर का अंत होता है। जैसे ब्रिटिश एम्पायर का अंत हुआ, उसके पहले मान लीजिए मुगल एम्पायर का अंत हुआ, हर एम्पायर का अंत होता है। लेकिन कहते हैं यूएसए का एम्पायर का अंत अभी शायद अभी नजर नहीं आएगा, क्योंकि ओपन सोसाइटी है, नए नए आइडियाज आते रहते हैं और नए नए आइडियाज को वो अपनाता रहता है, इंटरनली ही अपनी प्रॉब्लम्स को सेटल करता रहता है, उसको एक्सटर्नल अग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती। एंड एट द सेम टाइम मिलिट्री में बहुत इन्वेस्ट करता है, यूनिवर्सिटीज में बहुत इन्वेस्ट करता है। इसी कारण से शायद आने वाले फ्यूचर में आप देखेंगे कि यूएसए शायद अभी आउट ऑफ पिक्चर जाने वाला नहीं है। ओके, तो दोस्तों यही था कुछ यहाँ पे आपके लिए कोट्स, एंड यहीं पर थे आपके लिए जो मैंने कुछ चीज़ें मार्क करके रखी। और भी मैं चाहता हूँ ऐसे बहुत सी जैसे चीज़ें रहती हैं हम पढ़ते हैं तो ये एक कलेक्शन बढ़िया सा बन गया, तो ऐसे कलेक्शन और भी लाता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। बाकी जो पूरे लिखते हैं आप ऐसे का कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, हम जैसे इसको पढ़ते हैं अपने ऑप्शनल सोशल एंड पॉल साइंस, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली इन आइडियाज़ को जीएस में तो डाल ही सकते हैं, हमारे जीएस के बैचेस भी रहते हैं। तो दोस्तों पूरा फ़ायदा उठाइए, जो भी रिसोर्सेज मिल रहे हैं, क्वालिटी का जो ही अभी बोलबाला है, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा तो ही आपका जो जीवन में एक, हमें बोलूँगा कि रैंक की हमें एक खुशी मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, यही था आज का सेशन, मिलेंगे बहुत ही जल्द ऐसे और सेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।